नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं श्री अरबिवाक सर वीएन नाइक शिक्षण संस्था नासिक के ऑनलाइन अध्यापन कलांश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नासिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापुर तालुका येवला जिला नासिक मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री आव्हाड पीके सर, विषय शिक्षक श्री वाघ अरबी सर, कक्षा 10वीं, घटक व्याकरण तथा भाषा अध्ययन, उपघटक क्रिया, क्रिया या व्याकरण की विधा 8वीं 9वीं 10वीं सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त हैं। तो चलिए छात्रों, आज हम व्याकरण की विधा क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रिया क्रिया देखने से पहले उसकी परिभाषा हम देखेंगे। क्रिया की परिभाषा कुल इस प्रकार है: जिस शब्द से वाक्य पूर्ण होता है या किसी काम के या कार्य के होने का बोध होता है और वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, उसे क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस शब्द से वाक्य पूर्ण होता है या किसी काम के होने का बोध होता है और वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आम खाऊंगा, इस वाक्य में खाऊंगा यह क्रिया है। थोड़ी देर के लिए खाऊंगा यह शब्द नहीं है, ऐसा समझ लो, तो क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आप देख सकते हैं। मैं आम खाऊंगा यह शब्द नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं आम केवल मैं आम शब्द आपने बोला, इस प्रकार से वाक्य बोला मैं आम, तो वाक्य पूर्ण भी नहीं होता, वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता या किसी कार्य के होने का बोध भी नहीं होता, इसलिए अपूर्ण वाक्य है। जब हम खाऊंगा ये शब्द डालेंगे वहाँ पर, तो वाक्य पूर्ण भी होगा, कुछ काम होने का बोध भी होगा या वाक्य का अर्थ स्पष्ट भी होगा। मैं आम खाऊंगा, तो खाऊंगा यहाँ पर क्रिया है। बच्चा रोता है, दूसरा वाक्य, इस वाक्य में रोता है यह क्रिया है। खिलौने आवाज निकाल सकते हैं, तीसरे वाक्य में निकाल सकते हैं यह शब्द क्रिया है। संगणक ने मुझे गुलाम बनाया, गलती से वहाँ पर मैं हुआ है, लेकिन वहाँ पर ने समझ लीजिए। संगणक ने मुझे गुलाम बनाया, तो बनाया यह क्रिया है यहाँ पर। वह घर चला गया यह यहाँ पर क्रिया है। ऊपर के वाक्यों में अधोरेखांकित किए हुए खाऊंगा, रोता है, सकते हैं, चला गया, बनाया आदि शब्द किसी काम के होने का बोध कराते हैं या वाक्य का अर्थ स्पष्ट कराते हैं और वाक्य पूर्ण होने का यानी पूर्णत्व का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया के भेद यानी प्रकार, पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, ध्यान से देखिए, सुनिए। क्रिया के व्यापार का फल मतलब क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है तब उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी आसान तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वाक्य में कर्म होता है उस वाक्य की क्रिया सकर्मक होती है या उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर कर्म नहीं है तो वो सकर्मक नहीं है, कर्म है तो सकर्मक है। कर्म की पहचान कैसे करें? अगर आपको क्रिया का भेद पहचानना है, सकर्मक है या कर्मक है, तो उसके लिए कर्म की पहचान करनी पड़ेगी। तो कर्म की पहचान कैसे करें, इसके लिए एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका यह है, क्रिया को क्या, किसे, इन शब्दों से प्रश्न पूछो। इन शब्दों से प्रश्न पूछने पर जो जवाब मिलेगा, उत्तर मिलेगा, वह होगा कर्म। दूसरा तरीका यह है, क्रिया जिस पर होती है मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मानू के भाई ने सृजन को बुलाया, इस वाक्य में क्रिया से प्रश्न सवाल पूछो, क्या से पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, किसे पूछना पड़ेगा यहाँ पर, मानू के भाई ने क्या बुलाया,
जवाब नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर किसे, इस शब्द से सवाल पूछना पड़ेगा क्रिया से। मानू के भाई ने किसे बुलाया, जवाब मिला श्रीचन को, तो श्रीचन यहाँ पर कर्म है। दूसरा वाक्य देखिए, दूल्हे ने बड़ी भाभी को चेतावनी दी, किसे चेतावनी दी, बड़ी भाभी को, उत्तर मिला बड़ी भाभी, कर्म है बड़ी भाभी। श्रीचंद ने मिठाई खा ली, क्या खा ली, यहाँ पर क्या से सवाल पूछा गया क्रिया से। श्रीचंद ने क्या खा ली, मिठाई, तो मिठाई कर्म है। भाई ने मानू को ससुराल पहुंचाया, किसे ससुराल पहुंचाया, मानू को, मतलब मानू यहाँ पर कर्म है। लड़के क्रिकेट खेलते, लड़के क्या खेलते हैं, उत्तर मिला क्रिकेट, क्रिकेट कर्म है। ऊपर के वाक्यों में अधोरेखांकित किए हुए श्रीचंद, बड़ी भाभी, मिठाई, मानू, क्रिकेट आदि शब्दों पर क्रिया के व्यापार का फल मतलब क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह सभी शब्द कर्म हैं। अतः मतलब इसलिए ऊपर के वाक्यों में बुलाया, चेतावनी दी, खा ली, पहुंचाया और खेलते हैं, ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा प्रकार है क्रिया का, मतलब भेद है अकर्मक क्रिया, मतलब सकर्मक क्रिया की उल्टी परिभाषा, उलट तरीके से समझ लीजिए। यानी क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता पर पड़ता है, क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता पर पड़ता है तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहले हमने सकर्मक क्रिया देखी, जिस वाक्य में कर्म होता है उस वाक्य की क्रिया सकर्मक, और उसके उलट जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उस वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म के बिना वाक्य पूर्ण भी होता है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है और कुछ होने का बोध भी होता है। यहाँ पर राम दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता है यह क्रिया है। इस क्रिया का फल किस प्रभाव किस पर पड़ा, राम पर, मतलब सीधा कर्ता पर हो गया। और मैंने आपको पहले बता दिया कि क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है ना तो उस वाक्य की क्रिया आकर्मक क्रिया होती है। तो राम दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता है यह आकर्मक क्रिया है। मोना हंसती हैं, यहाँ पर हंसती हैं यह आकर्मक क्रिया है। गाड़ी चली गई, चली गई, कौन चली गई, गाड़ी, मतलब चली जाने की क्रिया किस पर हो गई, गाड़ी पर, गाड़ी ने, या हंसने की क्रिया किसने की, मोना ने। तो हंसती हैं, चली गई या दौड़ता है, ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। चौथा वाक्य, बच्चा सोता है, नौकर भागता है। इन वाक्यों में सोता है, भागता है, ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। आकर्मक क्रिया में क्या और किसे इन शब्दों से प्रश्न पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्म की पहचान करने के लिए क्या और किसे इन शब्दों से क्रिया को प्रश्न पूछो, जवाब मिलेगा। आकर्मक क्रिया में क्या और किसे इन शब्दों से प्रश्न पूछने पर आपको कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, यह हमेशा ध्यान में रखो। अतः इसलिए ऊपर के वाक्यों में दौड़ता है, हंसती हैं, चली गई, सोता है, भागता है, ये क्रियाएं आक्रामक क्रियाएं हैं। तीसरा क्रिया का प्रकार है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा कुल इस प्रकार है, दो या दो से अधिक, मतलब कभी कभी तीन भी क्रियाएं हो सकती है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से, मतलब एकत्र आने से, एक होने से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। मेल होना मतलब एक होना। जैसे वे लोग आराम से रहते हैं, इस वाक्य में रहते हैं यह संयुक्त क्रिया है। हम गाड़ी का उपयोग कर सकेंगे, इस वाक्य में कर सकेंगे यह संयुक्त क्रिया है। तीसरे वाक्य में सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है, लगा रहता है, यहाँ पर तीन क्रियाएं ही हैं और वह भी संयुक्त क्रिया है। हमने सारे गहने दे दिए, दे दिए यह संयुक्त क्रिया है। पांचवें वाक्य में गमले हमने पास से निकाल दिए हैं, निकाल दिए हैं, तीन क्रियाएं आई यहाँ पर इस वाक्य में। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं हैं, इसलिए इसे इन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कह सकते हैं। ऊपर के वाक्यों में रहते हैं,
कर सकेंगे, लगा रहता है, दे दिए, निकाल दिए हैं, ये क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं क्योंकि यह दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी है। संयुक्त क्रिया में सब पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया या रंजक क्रिया होती है। जैसे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। प्रश्न क्रमांक जो 4 हैं, 4 में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, शब्द का भेद पहचानिए। तो राम ने रावण को मार डाला। मार डाला, ये इस शब्द के ये शब्द अधोरेखांकित किया हुआ है या मोटा टाइप वाला है। कभी कभी अधोरेखांकित किया हुआ होगा या मोटा टाइप वाला हुआ होगा। तो यहाँ पर जब आप कैसे लिखेंगे, मार डाला, ये शब्द अधोरेखांकित किया हुआ है तो इसका भेद है संयुक्त क्रिया या क्रिया लिख सकते हैं आसान तरीके से। रोहन पिताजी के साथ चला गया, जवाब चला गया डैश संयुक्त क्रिया या ऑब्लिक क्रिया। चौथा प्रकार है क्रिया का सहायक क्रिया। इसके पहले हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, मैंने वीडियो भी आपको भेजा था। यहाँ पर फिर से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। परिभाषा सहायक क्रिया की इस प्रकार है, वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली, वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली तथा मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक इस शब्द में उसका अर्थ छिपा हुआ है। सहायक मतलब सहायता करने वाली, को किसे सहायता, मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली तथा मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। मुझे कर्मियों की बस्ती में जाना पड़ा। इस वाक्य में आपको सहायक क्रिया पहचाननी पड़ेगी। तो कैसे पहचानेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब वाक्य में दो क्रियाएं हैं तो अंत वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है, अंतिम क्रिया सहायक क्रिया होती है। और कभी कभी वाक्य में तीन क्रियाएं भी पूछी जा सकती है, तो जो अंतिम दो क्रियाएं हैं वो सहायक क्रियाएं होती है। यहाँ पर पढ़ा, ये सहायक क्रिया है, लेकिन पढ़ा किस मुख्य क्रिया का रूप है यह भी समझने के लिए कोष्टक में पढ़ना यह मुख्य क्रिया लिखनी पड़ेगी आपको। मतलब कैसा जवाब लिखेंगे, जवाब पढ़ा डैश कोष्टक में पढ़ना। मुझे सप्ताह में एक पत्र मिलना चाहिए। यहाँ पर मिलना चाहिए संयुक्त क्रिया है, इसमें मिलना मुख्य क्रिया है और चाहिए सहायक क्रिया है। क्योंकि दो क्रियाएं आई हैं तो दो क्रिया आई हैं, तो यहाँ पर अंतिम क्रिया चाहिए है, ये सहायक क्रिया है। कोष्टक में चाहना किस क्रिया का रूप है, मुख्य क्रिया का चाहना। ऐसा कदम सोचकर उठाना होगा, यहाँ पर होगा यह सहायक क्रिया है, कोष्टक में होना ये मुख्य क्रिया लिखिए। लिखिए, राम ने रावण को मार डाला। इस वाक्य में डाला कोष्टक में डालना ये मुख्य क्रिया है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप मेरी बात समझ सकी, सकी कौन सा मतलब कोष्टक में सकी, कोष्टक में सकना, इस प्रकार से आप जवाब लिख सकते हैं। उपयुक्त वाक्यों में दो क्रियाएं आई हैं। सभी क्रियाओं वाक्यों में दो क्रियाएं आई हैं। प्रत्येक वाक्य में पहली क्रिया मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया है। जो मुख्य क्रिया को सहायता करने के लिए आई है, सहायक क्रिया के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जो मुख्य क्रिया को सहायता करने के लिए आई है, इसलिए मुख्य क्रिया के बाद आई हुई मोटे टाइप वाली पढ़ा, चाहिए, होगा, डाला, सकी यह क्रियाएं सहायक क्रियाएं हैं क्योंकि वो मुख्य क्रिया को सहायता करने के लिए आई हैं और मुख्य क्रिया के बाद आई हुई। सहायक क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया को सहायता किस लिए करती है, कुछ विशेष भाव या विशेष अर्थ स्पष्ट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती के बोर्ड के प्रश्न पत्र में हो या 9वीं कक्षा के प्रथम सत्र अथवा द्वितीय सत्र के प्रश्न पत्र में हो, तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाएगा। ढांचा जो प्रश्न पत्र का जो ढांचा है उस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न पत्र में
प्रश्न क्रमांक 4 में व प्रश्न 8 में निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं चुनकर या पहचान कर लिखिए, छाट कर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पहला वाक्य, रात भर पानी बरसता रहा। इस प्रकार का वाक्य यानी ऐसा वाक्य आपको दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि सहायक क्रियाएं पहचान कर या चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, कैसे पहचानेंगे? क्रिया कौन सी है? यहाँ पर बरसता रहा, ये क्रिया है। तो इसमें भी बरसता रहा है संयुक्त क्रिया है, और संयुक्त क्रिया में अंतिम क्रिया सहायक क्रिया होती है। यहाँ पर रहा डैश कोष्टक में रहना, यह सहायक क्रिया है। जवाब इस प्रकार से लिखेंगे, मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया है, देखो। जवाब सहायक क्रिया डैश रहा कोष्टक में रहना। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे पूर्णांक प्राप्त होंगे, पूरे अंक मिलेंगे। दूसरा वाक्य, जीवन में हमेशा सच बोला करो। इस वाक्य में जवाब कैसे लिखेंगे? इस वाक्य में सहायक क्रिया कैसे पहचानेंगे? जवाब सहायक क्रिया डैश करो कोष्टक में करना। बीच पर हमने बोटिंग का आनंद ले लिया। तीसरा वाक्य, जवाब सहायक क्रिया डैश लिया कोष्टक में लेना। इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं बच्चों, और पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं, पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।